2024 में लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आनंद में हैं, खुशी में हैं, उमंग में हैं। नरेंद्र मोदी को 2024 में 2019 से ज्यादा जन समर्थन मिलने वाला है। प्रभु श्री राम हमारे भारत की सनातन संस्कृति की धरोहर है। राम है तो भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले सनातनी फुल टाइम मेजॉरिटी प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनवाया। और इस बार 90% चांस ऐसा है कि रायबरेली से अगर सोनिया गांधी कंटेस्ट करेगी तो सोनिया गांधी अपना चुनाव हारेगी। कास्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स से शिफ्ट होकर कास्ट रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स की तरफ मूव कर चुका है। Pradeep Bhandari ji, welcome to the podcast. Such a great pleasure to have you again. Thank you so much, Avra ji. It's great to be on your podcast and I'm looking forward to this. बढ़िया। तो आज हिंदी में बात करते हैं। आप हिंदी में बात करिए। बहुत प्रसिद्ध जर्नलिस्ट है आप, जन की बात के फाउंडर एंड ऑल। सो अभी 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, आपका क्या एनालिसिस है इस इलेक्शन? चावड़ा जी, पिछली बार मैं 400 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज ट्रैवल किया था। मैंने अभी अपना ट्रैवल ऑलरेडी करना चालू कर दिया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं रायबरेली के अंदर मौजूद था। अच्छा। और इस बार 90% चांस ऐसा है कि रायबरेली से अगर सोनिया गांधी कंटेस्ट करेगी तो सोनिया गांधी अपना चुनाव हारेगी। अच्छा। रायबरेली के अंदर लोग कह रहे हैं कि हमको नरेंद्र मोदी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो काशी का विकास है हम रायबरेली के अंदर देखना चाहते हैं। 17 बार सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी वहां से चुनाव लड़ी। प्रदीप भंडारी नहीं बोल रहे हैं, वहां की जनता बोल रही है। अच्छा। तब भी आपको मैं कहता हूं, मैं आपका यहाँ से आप जब पॉडकास्ट करके जाओगे बंबई जाने के पहले ना आप रायबरेली होके आना। लखनऊ की फ्लाइट लेना, फिर 3 घंटे में आप रायबरेली पहुंच जाओगे। और फिर वहां देखना उबड़ खाबड़ रोड, गंदगी, लोग नाखुश, ये स्थिति है रायबरेली के अंदर। और लोग कह रहे हैं कि इस बार सोनिया गांधी चुनाव हार सकती है। मेरा ग्राउंड एनालिसिस और डेटा एनालिसिस कहता है कि 90% चांस अगर सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेगी और बीजेपी किसी अच्छे व्यक्ति को टिकट देती है तो रायबरेली में नामो नामो होगा, मोदी मोदी होगा। तो कौन आप समझ सकते हो कि सेंटिमेंट क्या है ग्राउंड का। तो बीजेपी किसको उम्मीदवार कर सकता है? वो किसी को भी कर सकती है। वहां पे अदिति सिंह का भी नाम चल रहा है, बाकी लोगों का भी नाम चल रहा है, बट बीजेपी वहां पे उम्मीदवार हर जगह सिर्फ एक ही आदमी है, नरेंद्र मोदी। मैटर ये नहीं करता कि कौन चुनाव लड़ रहा है, कई सीट्स को छोड़ दूं। मैटर ये करता है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चुनाव पे वोट हो रहा है। 50% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरे सोर्सेज कह रहे हैं बीजेपी इस बार टिकट चेंज करने वाली है और इस बार युवाओं को महिलाओं को बहुत मौका देगी। अच्छा जी। तो बहुत सारे नए फेस आने वाले, नए फेस बहुत वाले। और ग्राउंड का सेंटिमेंट इस बार है। 2014 के अंदर एक एंटी इनकम्बेंसी की लहर थी। 2019 के अंदर एक लोगों ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को डिलीवरी के लिए वोट किया था। 2024 में लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आनंद में है, खुशी में है, उमंग में है, एक जॉय है। और मार्क माय वर्ड्स अभिजीत चावड़ा जी, ये रिकॉर्ड करिएगा अपनी क्लिप और बार बार वापस से आप प्ले करना जब चुनाव हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी को 2024 में 2019 से ज्यादा जन समर्थन मिलने वाला है। जितने लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को 2014 में वोट किया था उससे ज्यादा लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को 2019 में वोट किया था। और मैं प्रदीप भंडारी, जन की बात का फाउंडर, ग्राउंड से आपको कह रहा हूं कि 2024 के अंदर यही स्थिति अगर आगे रही, राजनीति में एक हफ्ता जो होता है वो लंबा समय होता है, और यही स्थिति आगे रही तो 2024 में और जनता जो है नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करने वाली है। तेलंगाना में बीजेपी 2019 से ज्यादा स्ट्रांग है, तमिलनाडु में 2019 से ज्यादा स्ट्रांग है, उत्तर प्रदेश में 2019 से ज्यादा स्ट्रांग है, महाराष्ट्र में 2019 से ज्यादा स्ट्रांग है। और 11 स्टेट ऐसे हैं जहां पे बीजेपी अपना ग्राफ बढ़ा सकती है, 19 स्टेट ऐसे हैं जहां पे बीजेपी अपना ग्राफ को मेंटेन कर सकती है। तो आप समझिए कि क्या होने वाला है। तो इस बार 400 पार, देखो 400 पार हो सकता है एनडीए का, इसको मैं एक फिक्शनल पॉसिबिलिटी नहीं कह सकता। अब उसमें मैटर करेगा कि एनडीए कितनी बड़ी होती है। जैसे आरएलडी भी एनडीए के अंदर आ रही है, यहाँ पे बीजेडी के आउटसाइड सपोर्ट देने के लिए तैयार होती है, तो वो सब फैक्टर्स हैं। पर 400 पार हो ना हो, पर ये इस पॉसिबिलिटी को आप ये बिल्कुल नाकारिएगा मत कि पिछली बार से ज्यादा वोट प्रतिशत से बीजेपी इस बार चुनाव जीत सकती है। 31-32% था 2014 में, 37% था 2019 में, इससे ज्यादा बढ़ सकता है। आपने राम मंदिर का जिक्र किया, उसका क्या इफेक्ट है इस बार? लोग आनंद में हैं। ये कोई हिंदी हार्टलैंड का इशू नहीं है चावड़ा जी। ये बांद्रा के अंदर, लटन दिल्ली के अंदर बैठे हुए लोगों को लगता है हिंदी हार्टलैंड है। प्रभु श्री राम हमारे भारत की सनातन संस्कृति की धरोहर है। राम है तो भारत है। आप समझ रहे, मैं ही नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ में वहां पे लोग मौजूद हैं, वो कह रहे हैं। 670 किलोमीटर से एक युवक राम अयोध्या में पहुंचता है टोंक राजस्थान से साइकिल करके प्रभु श्री राम का दर्शन करने। 52 ईयर्स के लोग जो है पूरा ग्रुप तेलंगाना के मलकाजगिरी से पहुंचता है दर्शन करने प्रभु श्री राम के। जब उनसे मैं पूछता हूं कि क्यों आए हो तो बोलते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को साष्टांग प्रणाम करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने प्रभु श्री राम के दर्शन करने का हमको अवसर दिया।
काशी तमिल संगम के अंदर लोग आए, बोलते भैया हिंदी नहीं आती, बोलते वी आर गेटिंग गूज बम्स विजिटिंग अयोध्या, थैंक यू नरेंद्र मोदी। अच्छा। तो ये सोचिए कि इस वक्त अगर नॉर्थ से साउथ, वेस्ट टू ईस्ट को अगर कोई धरोहरें कनेक्ट कर रही है तो प्रभु श्री राम की धरोहर कनेक्ट कर रही है, और इसके लिए लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी बाकी के नेता थे उनमें से किसी ने इतने सालों के अंदर बनाया नहीं ऐसा प्रदीप भंडारी नहीं, ऐसा देश की जनता कह रही है। तो राम लहर जो है वो जितने भी एंटी राम भगवान लॉबी है उन सबको इस बार धराशायी करने वाली। 2019 के अंदर उत्तर प्रदेश में भाजपा की 60s में सीट आई थी, इस बार वो 70 पार इजीली हो सकती है। सो बीजेपी इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत मजबूत है। तभी नीतीश कुमार जो महागठबंधन के सूत्रधारक थे वो जाके कांग्रेस के बजाय बीजेपी के अंदर इसीलिए शामिल हो गए, क्योंकि उनको पता है कि जब ये लहर चलेगी तो उसमें उनका भी सुपड़ा साफ हो सकता है। इसी चक्कर में अपनी इज्जत बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ आ गए। तो इस बार ओपोजिशन कौन है? इंडिया अलायंस का क्या हुआ? ठीक अब वो अगर आप एक अलायंस को बैठ के, अगर आप साथ में चाय बिस्कुट 4 लोग नेता बैठ जाए, उससे अलायंस नहीं बनती है। अलायंस बनती कार्यकर्ताओं से। क्या है उनकी कॉमन विजन, क्या है उनकी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कौन है उनका नेता। जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्रपोज करते हैं अरविंद केजरीवाल और उसके साथ में उनका नाम प्रपोज करती ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या कहते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं भैया मेरे को नाम मत प्रपोज करो, जब होगा इलेक्शन, जब जीतेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे। राहुल गांधी तक उसको समर्थन नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि खड़गे को पता है कि इस बार जमीन जो है वो स्वीप की होती, तभी वो अपने स्लिप ऑफ द टंग के अंदर कहते हैं कि इस बार 400 पार का आप नारा देख रहे हैं एनडीए को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहते हुए। सो अलायंस कभी था नहीं। कांग्रेस और आप एक दूसरे के ऑपोजिट प्लैंक है, ममता बनर्जी और लेफ्ट एक दूसरे के ऑपोजिट प्लैंक है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा? तभी आप देखिए कि अजीत पवार जो है जब से बीजेपी के अंदर गए हैं तो एनसीपी आधी हो गई है, एनसीपी का बेस कम हो गया है, शरद पवार का सिंबल नहीं रहा है, कार्यकर्ता इसकी अजीत पवार के पास में है। इसी तरीके से अगर आप एकनाथ शिंदे को देखेंगे उनके पास ज्यादा शिवसेना का बेस है। सो महाराष्ट्र में जहां ऐसी स्थिति थी जहां बीजेपी 25 सीटों पे चुनाव लड़ती थी, इस बार 25 से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेगी और 23 सीट जो जीती थी उससे ज्यादा भी जीत सकती है। अच्छा। सो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप देश भर में उठा के देख लीजिए, मुझे एक स्टेट बता दीजिए बेरिंग अपार्ट कर्नाटक, केरला और आंध्र प्रदेश और टू एन एक्सटेंट पंजाब, जहां पे भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से कमजोर है। आई डोंट सी दैट हैपनिंग। तो अगर मान लो कुछ कम भी हो रहा है तो कहीं दूसरी जगह बढ़ते हुए दिख रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको जब जन की बात का ओपिनियन पोल आएगा उसको बस देखना है और समझना है कि ट्रेंड यही होने वाला है। क्योंकि मैं ये दिल्ली में बैठ के नहीं बताऊंगा, मैं आपको ट्रैवल करके बताऊंगा। आपके पॉडकास्ट करने के बाद वापस से मैं 2 दिन के दौरे पे हूँ, फिर आऊंगा, फिर 3 दिन के दौरे पे हूँ। पर ग्राउंड में लोग जो है टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट जो है, नॉर्थ टू साउथ, लेफ्ट टू राइट जो है, इस वक्त जनरली इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं है लोगों के मन में। ये मैं कह रहा हूँ, पिछली बार तो लोगों को लगा था मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीत जाएगी, तो हो सकता है कांग्रेस जीते। उस वक्त मैंने कहा था 300 पार मार्च फर्स्ट वीक, फरवरी एंड में, तो लोग मान नहीं रहे थे। 1.5-2 महीने तक मुझे गालियां सुननी पड़ी थी, पर अल्टीमेटली 300 पार हुआ। इसीलिए मैं आज आपको कह रहा हूँ विद लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी कह रहा हूँ, अपनी नेक्स्ट टिक आउट करके कह रहा हूँ कि 2024 के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अगर आज का ही सेंटिमेंट रहता है तो जन की बात के हिसाब से 2019 से ज्यादा जन समर्थन मिल सकता है। साउथ में बीजेपी जो है तेलंगाना में 2019 से ज्यादा मजबूत है, उत्तर प्रदेश में 2019 से ज्यादा मजबूत है, महाराष्ट्र में 2019 से ज्यादा मजबूत है। ये स्थिति इस वक्त। और बंगाल में क्या हाल है? बंगाल के अंदर जो है कैंडिडेट्स को बदलना पड़ेगा। इस वक्त जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जिनको अगर टिकट रिपीट करते हैं तो बिल्कुल वर्डिक्ट खराब आएगी। अगर टिकट्स बदले जाते हैं तो बीजेपी की वर्डिक्ट पिछली बार से भी ज्यादा अच्छी आ सकती है। अच्छा। सो इस बार क्या है, बीजेपी या तो अर्ली डबल डिजिट्स में हो सकती है या पिछली बार से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है। इट विल ऑल डिपेंड ऑन कैंडिडेट्स। बंगाल के अंदर कैंडिडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, झारग्राम के अंदर, आसनसोल के अंदर, बैरकपुर के अंदर कई सीटें जहां पे कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पॉकेट अगर मैं हटा दूं साउथ 24 परगनास की जहां पे मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा है तो वो पॉकेट वीटो आ जाता है, वहां ममता बनर्जी को फायदा हो सकता है। बट वैसे बंगाल के अंदर ऐसा नहीं होता कोई स्ट्रॉन्ग लीडर के साथ में अभिजीत चावड़ा जी की वो आधा जीतता है पूरा आधा हारता है, वो एक तरफा जीतता है एक तरफा आता है। नरेंद्र मोदी जी को इस वक्त लोग एक तरफा जिताना चाहते हैं। Only Narendra Modi can defeat Narendra Modi, nobody else. और as of right now, Narendra Modi has not made any mistake. That's the sentiment. और साउथ में क्या सिचुएशन है? तमिलनाडु फॉर एग्जांपल। तमिलनाडु में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का 3% वोट शेयर आया था। 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के 2019 से ज्यादा वोट्स लाने की पूरी क्षमता रखती है। और अगर आज ही का सेंटिमेंट रहा तो 2019 से ज्यादा अच्छा बीजेपी तमिलनाडु में 2024 के अंदर परफॉर्म करेगी। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी 2024 में 2019 से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। 2019 में बीजेपी का असेंबली इलेक्शंस के अंदर 4.5% का वोट शेयर था। लोकसभा के अंदर बीजेपी का वोट शेयर 19% हो गया और उसकी जो सीटें हैं वो 4 हो गई। अच्छा। इस बार वो मिनिमम 6-7 सीट्स से ऊपर आ सकती है, 10 भी आ सकती है, 11 भी आ सकती है, 12 भी आ सकती है, 8 भी आ सकती है। इट विल ऑल डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंसेस, बट डेफिनेटली
बीजेपी इज स्ट्रॉन्गर इन 2024 इन तेलंगाना देन 2019। क्योंकि जब मैंने पोलिंग करी थी, जो कांग्रेस को भी वोट कर रहा था, कह रहा था 24 में तो मोदी को वोट करेंगे, और कर्नाटका में जेडीएस के साथ अलायंस होने के बाद में ऐसा कोई पॉकेट नहीं जिसको कांग्रेस स्वीप करी। तभी अगर आप देखिए कि कांग्रेस सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार दिल्ली में आके क्यों कह रहे हैं कि कर्नाटका का प्राइड ले लिया गया है, फंड देंगे, क्योंकि वो कर्नाटका प्राइड के नाम पे होप कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ सीटें बच जाए या कुछ सीटें वो जीत जाए। 2019 में तमिलनाडु में कितनी सीट्स थी? जीरो, राइट? जीरो। इस बार एक दो आ सकती हैं, डेफिनेटली आ सकती हैं, और डबल डिजिट वोट शेयर भी आ सकता है। डबल डिजिट वोट, 3% वोट शेयर से डबल डिजिट वोट शेयर। तो क्या बदला है तमिलनाडु में? तमिलनाडु में ये बदला है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो डीएमके की पॉलिटिक्स के कोर को चैलेंज किया है। डीएमके अपनी पॉलिटिक्स इस बात पे करती थी कि जितना भी द्रविडियन पॉलिटिक्स का कोर डीएमके कहती थी कि वो एंटी सेंटर है और भारत की संस्कृति से अलग है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये सब के सब मिथ्स को धाराशायी कर दिया है। जब वो काशी तमिल संगमम करते हैं तो ये बताते हैं कि भाई किस तरीके से काशी और तमिलनाडु कनेक्टेड है। बनारस के अंदर आप घाट में चाहिए, वहां पे 15 से 20 हजार लोग तमिलनाडु से रहते हैं। अगर आप ट्रैवल करेंगे, वहां पे स्पेशल एक अलग घाट, नाम मैं भूल रहा हूं, जहां पे तमिलनाडु से लोग रहते हैं, साउथ से लोग रहते हैं। अगर आप इस वक्त देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के पहले जो मंदिर गए थे, उसमें तमिलनाडु और लिपाक्षी साउथ के भी सब मंदिर गए थे। क्यों? क्योंकि वो बता रहे हैं कि राम जो है पूरे देश की धरोहर है। अभी एक डेटा पॉइंट आया था, किसी ने ट्विटर पे डाला था कि राम भगवान के नाम पे जितने साउथ के अंदर शहर और ग्राम है, उतना नॉर्थ मतलब हिंदी हार्टलैंड के अंदर भी नहीं है। तो ये जो एक मिथ फैलाया गया था, उस मिथ को किसी व्यक्ति ने, किसी एक लीडर ने डीएमके की पॉलिटिक्स को चैलेंज किया है, तो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और वहां पे फिर स्टार्ट में अन्नामलाई की पदयात्रा को भी अच्छा सपोर्ट रिसीव हो रहा है। सो अभी लोकसभा में इट्स नरेंद्र मोदी इज गेटिंग द वोट, इट्स अन्नामलाई हु इज डिलीवरिंग हिज मैसेज इन तमिलनाडु। So it will take time, but definitely बीजेपी एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पे है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी तमिलनाडु में ग्राउंड पे जो इस वक्त धार्मिक पॉलिटिक्स कर रही है तमिलनाडु के अंदर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक जो चुनाव होता है वो 10 साल की जर्नी होती है, कोई 5 या 2-3 साल की जर्नी नहीं होती, पर वो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी की तरफ बढ़ना चालू हो गया है। और मार्क करिएगा 2019 में, इसको भी आप क्लिप को प्ले करिएगा जी चावड़ा जी, कोई भी आप किसी और से बात करेंगे, कोई इतनी बेबाकी से इतने नहीं बोलता है। मैं अपनी बेबाकी से इसलिए बोलता हूं क्योंकि अपने चप्पल घीसता हूं और सच्ची बात करता हूं, डेटा के आधार पर बात करता हूं। आई कैन कोट यू एवरी सीट। 2024 में जो मेरी समझ कह रही है, आपको डेटा हम लोग थोड़े समय बाद लेके आएंगे, कि 2024 में तमिलनाडु में बीजेपी को 2019 से ज्यादा वोट्स मिलने वाले हैं। तो बीजेपी को चैलेंज कहां से आ सकता है? केरला के अंदर चैलेंज आ सकता है, पंजाब के अंदर चैलेंज आ सकता है, आंध्र प्रदेश के अंदर बीजेपी नॉन एग्जिस्टेंट है। नॉन एग्जिस्टेंट। अच्छा, और गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी 2019 से ज्यादा मजबूत है। 25 सीट लड़ती थी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर पहले, अब 25 से ज्यादा सीटें लड़ेंगी वो। और पिछली बार 25 में से 23 जीती थी दोनों बार में, तो इस बार ज्यादा सीट लड़ेंगी, तो पिछली बार से ज्यादा सीटें जीत सकती। तो वहां पे एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी देखो। एनसीपी का जो 15% का वोट है वो आधे में स्प्लिट हो चुका, मतलब वो स्प्लिट हो चुका है। अजीत पवार हैज गॉट द वर्कर्स विद हिम, अजीत पवार हैज गॉट द कार्यकर्तास विद हिम। दैट इज द precise reason कि एनसीपी is weaker than what it was in 2019. शरद पवार is weaker than in 2019. अजीत पवार is stronger in 2024 than 2019. उद्धव ठाकरे के पास में मुंबई बीएमसी का चुनाव नहीं है, तो मैं बीएमसी की बात नहीं कर रहा हूं, पर अगर उद्धव ठाकरे की आप बात करेंगे तो उद्धव ठाकरे के पास जो पहले 20-22% का वोट आता था, उसमें बीजेपी भी बहुत कंट्रीब्यूट करती थी। इस वक्त जो है वो वोट स्प्लिट हो गया, एकनाथ शिंदे के पास भी आ गया और इधर भी आ गया, तो which means that उद्धव की ability to convert votes into seats has also gone down substantially. So if you look in the overall picture of NDA in Maharashtra in 2024 ज्यादा मजबूत है vis-a-vis 2019। अच्छा, और गुजरात में तो कोई कॉन्टेस्ट नहीं है? गुजरात के अंदर बीजेपी सबकी सब सीट्स पे जीतने की स्थिति में है। एक ट्राइबल सीट है जिसपे बीजेपी एफर्ट डालेगी तो भी जीत जाएगी। अच्छा, और राजस्थान में क्या सिचुएशन है? देखो, एक चीज समझिए आप अभिजीत चावड़ा जी, नरेंद्र मोदी को एक नॉर्मल लीडर नहीं है। नरेंद्र मोदी, जो ग्राउंड पे लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने 3 काम किए देश के लिए, ये प्रदीप भंडारी नहीं कह रहा है, ये देश की जनता प्रदीप भंडारी को बताइए, जो प्रदीप भंडारी ट्रैवल करता है और सुन के बोल रहा है। पहला, देश की जनता कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव किया है। और ग्राउंड पर अगर आप ट्रैवल करें तो आप पाएंगे कि उनकी जो स्कीमें हैं वो स्कीमें बेहतर से लोगों की जिंदगी बेहतर हुई है। पॉइंट नंबर 1 ये। तो कोई अगर शौचालय हो गया, शौचालय के साथ में अगर कोई मान लीजिए पीने का पानी हो गया, पीने के पानी के साथ में मान लीजिए सड़क हो गई तो गैस हो गई तो किसी का पक्का घर हो गया, ये सब बहुत मैटर करता है। किसी के अकाउंट में पैसा चला गया, इन सब स्कीम्स के लिए करप्शन जीरो है। मैं इंदौर से आता हूं, हम लोग ने एक गाँव गोल लिया है शिवाजी नगर, शिवनगर के नाम से। तो उस शिवनगर के गाँव के अंदर पहले जो सरकारी
स्कीम्स थी वो 50% तक पहुंचती थी। उसके बाद वी वर्क विद द गवर्नमेंट और वहां पे प्राइम मिनिस्टर की स्कीम्स 90% तक पहुंच चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि जिनकी जिंदगी 25-25 साल झोपड़ी में रही है उनको पक्का घर मिल रहा है। वो पक्के घर में 1,25,000 रुपए मिल रहे हैं, 3 किश्तों में मिल रहा है, बिना 1 रुपए बाबू को देने मिल रहा है। इट्स अ ह्यूज थिंग, बिल्कुल, इट्स अ ह्यूज थिंग। सो दैट इज द सेंटिमेंट नंबर 1। द सेंटिमेंट नंबर 2 है कि लोग कह रहे हैं कि इस देश में 70 सालों तक लोगों ने हिंदू आस्था, सनातन आस्था को दरनिकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले सनातनी फुल टाइम मेजॉरिटी प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनवाया उनकी गवर्नमेंट के अंदर, जिन्होंने काशी में के अंदर काशी का पुनरुत्थान करा। जिस काशी के अंदर पहले लोग नहीं आते थे वहां 8 करोड़ लोग आए हैं ईयरली, इट्स नॉट अ जोक। नंबर 3, वो प्राइम मिनिस्टर हैं जो जाके केदार धाम का पुनर्जागरण करते हैं। सो इफ यू लुक एट इट, हमारे देश की सनातन संस्कृति को हमेशा देखा गया था जब टेंपल टाउन्स का डेवलपमेंट होगा तो उससे इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी होगा और एक देश के अंदर एक सनातन संस्कृति और एक धरोहर होगी। वही देश आगे बढ़ सकता है जिसके अंदर संतों का ख्याल रखा जाए, ऐसा हमारी संस्कृति कहती है। और पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनकी सरकार के अंदर संतों को अपमानित नहीं सम्मानित किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा फर्क है। सो दैट इज पॉइंट नंबर 2। ये तो हिंदू जो 70 साल तक सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट उसके साथ किया जाता था, उसको ये डिफाइन किया जाता था कि सेक्युलरिज्म मींस कि वी विल टेक केयर ऑफ द माइनॉरिटी बट नॉट टॉक अबाउट द हिंदू इंटरेस्ट। उसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला नहीं, बी प्राउड टू बी अ हिंदू एंड आई एज अ प्राइम मिनिस्टर। कौन सा इसके पहले प्रधानमंत्री हो गया जो खुल के उठा के पूजा करते हैं, जो जाके टीका लगाते हैं, जो कहते हैं कि काशी जो है वो बाबा की है, जो कहते हैं कि प्रभु श्री जय श्री राम बोलते हैं, जो जय सीताराम बोलते हैं। मनमोहन सिंह ने कभी बोला, सोनिया गांधी की गवर्नमेंट थी कभी किसी ने बोला, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी किसी ने कभी बोला, जवाहरलाल नेहरू ने तो कह दिया था जाके राजेंद्र प्रसाद को कि आप सोमनाथ मंदिर के उधर मत जाइए, स्टेट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन। That is the huge change which people are seeing. Number 3 is लोगों को लगता है कि ग्राउंड पे है कि भारत का जो मान सम्मान ग्लोबली है, ये आपका टॉपिक है, जियोपॉलिटिकली जो मान सम्मान है वो एक ऑल टाइम हाई पे। हमारा प्रधानमंत्री जो बाइडेन के साथ आंख में आंख देख के बात करता है। हमारा प्रधानमंत्री को अपमान किया जाता है तो मॉलडीव्स का जो आधे का टूरिज्म का व्यापार है वो आधा हो जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने चाइना से आंख देखकर बात करी और आज हिंदुस्तान का ग्रोथ रेट चाइना से ज्यादा बढ़कर है। आज चाइना का ग्लोबल जीडीपी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन एवरी ईयर कम होता जा रहा है और हिंदुस्तान की तरफ लोग और ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं। चाइना +2 की पॉलिसी की बात चल रही है और अगर ये कोई गवर्नमेंट कर रही है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के अंदर किया जा रहा है। तो पहली बार लोग कहते हैं कि यार G20 हो गई, कभी कांग्रेस के पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, वो G20 नहीं कर पाए। हमारा प्रधानमंत्री हमारे देश को दुनिया भर में दिखाता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो हिंदुस्तान को एक स्ट्रॉन्ग लीडिंग पावर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ना कि एक कोई कैचिंग अप पावर के रूप में। ये लोगों के लिए बहुत इंडियन आइडेंटिटी की प्राइड बहुत ज्यादा बढ़ी है। ये 3 पिलर्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मेजॉरिटी में लेके आते हैं। 2014 में भी लेके आए थे, 19 में भी लेके आएंगे और आज की स्थिति रही तो 24 के अंदर भी और बड़ी मेजॉरिटी के साथ में वो आ सकते हैं। तो ये 3 पिलर्स का जो सेंटिमेंट है पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में अब देखो, जहां पे बीजेपी का वोट बेस वोट नहीं होता है तो वहां पे क्या होता है, वो वोट्स में वो सीट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाता। जैसे मान लो केरला, वहां पे कम्युनिस्ट और कांग्रेस ने आपसी फ्रेंडली वोट ट्रांसफर कर दिया। वहां पॉकेट माइनॉरिटी वीटो बहुत ज्यादा है तो उसके कारण आप उसका रिजल्ट नहीं देखोगे। आंध्र प्रदेश के अंदर बीजेपी का कोई संगठन नहीं है, बेस नहीं है, 0 वोट लिख सिंगल डिजिट की वोट शेयर पार्टी है, तो वहां पे आप कितना भी कर दो तो इट विल नॉट बिकम अ इलेक्टोरल ऑल्टरनेटिव। फॉर यू टू बी एन इलेक्टोरल ऑल्टरनेटिव आपको ग्राउंड पे चाहिए संगठन, आपको ग्राउंड पे चाहिए कार्यकर्ता और उसके बाद में आपको चाहिए लीडर। आपके पास लीडर है तो जिन लीडर विच इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके कारण जहां जहां कार्यकर्ता और संगठन है तो वो ट्रांसफर हो पाता है और वोट जो है वो आगे बढ़ पाता है और उस वोट के कारण सीटें आ पाती हैं। तभी 2009 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 7 करोड़ 80 लाख वोट मिले थे, 2014 के अंदर बढ़ के 15 करोड़ वोट हो गए और 2019 के अंदर बढ़ के 22 करोड़ वोट हो गए। तो ये 15 करोड़ वोट किसने ऐड किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐड करा है। और कांग्रेस के वोट इस देश के अंदर 10 से 11 करोड़ ही रहे, 2009 में 10, 9 में, 14 में और 19 में। इसी कांग्रेस तभी जीतती थी जब वोट है वो कंसोलिडेट नहीं होता था या जब लोग एक साथ में मिलकर वोट नहीं करते थे। तभी अगर मैं कहता हूं कि बर्थ ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स अगर देश में हुई वो कांग्रेस ने करी है। व्हाई डू आई से दैट? बिकॉज इट इज वेरी वेरी सिंपल दैट सोनिया गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं गया, सोनिया गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी जो 17 बार उनके पास थी, अगर वहां पे भी सोनिया गांधी डेवलपमेंटल सरप्लस नहीं दे पाई, और मैं दुनिया में आपको ओपन चैलेंज करता हूं, आप जाओ रायबरेली, आप वादा करोगे मेरे चैलेंज को आप एक्सेप्ट करोगे अपने एक बार एक्सेप्ट करोगे आप? जरूर। आप रायबरेली जाना और बनारस जाना और मैं देश की जनता को ओपन न्योता देता हूं। मैं देश की जनता को यह कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि प्रदीप भंडारी कुछ झूठ बोल रहा है, बायस बोल रहा है, तो आप
रायबरेली जाओ और आप बनारस जाओ। रायबरेली आप जाओगे, अगर आपको रायबरेली का विकास बनारस से ज्यादा दिखता है तो मैं प्रदीप भंडारी जो है अपना काम करना छोड़ दूंगा। ये आज की स्थिति है। सच्चाई यही है कि रायबरेली के अंदर डेवलपमेंट डेफिसिट है और बनारस में डेवलपमेंट सरप्लस है। नरेंद्र मोदी जी ने विकास का चस्का लोगों को दिया है, कांग्रेस पार्टी ने लोगों को विकास से दूर रखा, इसीलिए जाके धर्म की राजनीति, कास्ट की राजनीति, ये सब आके जाके प्रखर हुई है। इट्स सिंपल। आदमी बाकी आइडेंटिटीज की बात कब करता है? जब उसकी इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो कम होता है, जब सड़क के लिए उसको आसपास घूमना पड़ता है, जब उसको बेसिक सरकारी व्यवस्थाओं के अंदर करप्शन होता है। इट इज नरेंद्र मोदी जी के अंदर डिलीवरी है, विकास है। इसी कारण जो है लोग काशी आना चाहते हैं। आप इमेजिन करिए 8 करोड़ लोग, आप तो खुद काशी गए होंगे कई बार, 8 करोड़ लोग पहुंचे काशी इस साल में, इट्स नॉट अ जोक। और आप जाओ काशी और आप जाओ बनारस, क्योंकि काशी और रायबरेली, और आप जमीन आसमान का फर्क देख लो जी। उसके बाद आपको फर्क समझ में आएगा कि क्यों नरेंद्र मोदी जी को लोग इतनी पूर्ण बहुमत से जिताते हैं। तो आपको क्या लगता है इलेक्शंस कब डिक्लेयर होंगे? मेरे हिसाब से इलेक्शंस फरवरी एंड या मार्च के फर्स्ट वीक या मार्च के अर्ली मार्च में डिक्लेयर हो जाएंगे। पर इलेक्शंस होंगे एंड मार्च अप्रैल मई में ही होंगे। इलेक्शंस को इतना जल्दी प्रीपोन नहीं होंगे। अच्छा, जैसे लास्ट टाइम हुआ था 2019 में, उससे ही 10-15 दिन आगे हो जाएंगे। अच्छा, जैसा था। और ऐसा कुछ नहीं होगा कि 1-1.5 महीने आगे हो जाएंगे। और जनरली जब कोई बड़ा मुद्दा होता है तब बहुत सारे लोग आके वोट करते हैं, वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली, वोटिंग परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ। पर देखो क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं है अभी लोगों को, है ना? तो जो भी पोलिंग बूथ पे जाएगा वो मोदी वोटर ही जाएगा। तो वोटिंग परसेंटेज हैवी होना जरूरी है, ये मैं मानता हूं जी। तो ये बीजेपी के वर्कर्स का और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वोट करने आए। अगर वोटिंग परसेंटेज कम होगा, दैट्स अ सेपरेट इशू ऑल टुगेदर। आई एम टॉकिंग ऑल ऑफ दिस कीपिंग इन माइंड पीपल कम आउट टू वोट। जी, राइट। सो दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ। आपको क्या लगता है कि मोदी जी के बाद कौन सा लीडर आ सकता है बीजेपी में? बीजेपी के पास बहुत सारे अच्छे लीडर्स हैं और संघ के पास बहुत सारे अच्छे लीडर्स हैं। मैं और आप बात कर रहे हैं, क्या पता कोई थर्ड लीडर क्रॉप अप हो जाए। बट अगर आज के स्कीम ऑफ थिंग्स में देखूं, योगी आदित्यनाथ इज पॉपुलर, होम मिनिस्टर अमित शाह इज पॉपुलर, देवेंद्र फडणवीस इज पॉपुलर, हिमंता बिस्वा शर्मा इज पॉपुलर, मेनी लीडर्स आर पॉपुलर, यू नो। सो वी कैन नॉट सेकंड गेस ऑन दिस। पॉलिटिक्स बेस्ड होती है सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस पे। उस वक्त क्या सिचुएशन होती है, क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं, क्या उस वक्त देश की मांग होती है, उस वक्त क्या चाहा जाता है, ये सब हमको देखना होगा। पर अभी देश में क्लैरिटी है, अभी सिर्फ देश मोदी चाहते हैं जी, और कोई नहीं। और कोई मना नहीं करता कि नरेंद्र मोदी देश को आगे नहीं लेके गए। एवरी सेकंड पर्सन, वेदर इवन द वोटर जो वोट नहीं करता है वो भी कहता है मोदी ने देश को तो आगे लेके गए जी। और ये एक अनऑफिशियल रूल है कि एक बार एक लीडर 75 इयर्स के हो जाते हैं तो दे शुड काइंड ऑफ पुल बैक। तो देश की, अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी स्वस्थ हैं और देश की सेवा कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक व्हाई शुड दैट एज बार बी जी। माई पॉइंट इज सिंपल दैट आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी एज में किसी भी दूसरे यंगस्टर से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। 18 घंटे मेहनत कर रहे हैं। यंगस्टर तो दे नीड अ वीकेंड कोट अनकोट ऑफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द लास्ट 9 years has not taken a single off. Has he? Not a single off. He has worked with all his energy. His God is touched wood, his health is very good. So my question is, if that continues, why should he retire? He should absolutely not retire. The country needs Narendra Modi. प्रदीप भंडारी ये नहीं कह रहा है जी, ये देश की जनता कह रही है जी। और उन्होंने क्लियरली डिक्लेयर किया कि तीसरा उनका टर्म होने वाला है एज प्राइम मिनिस्टर। जनता चाह रही है तीसरा टर्म हो जी। जनता चाह रही है अप्रत्याशित रूप से तीसरा टर्म। और लोग कहते हैं कि प्रदीप जी आप पॉलिटिकल ओपिनियन ले रहे हो। मैं फेक न्यूट्रल नहीं हूं अभिजीत चावड़ा जी की, जो देश की जनता चाह रही है। आई से आई एम कूल, आई कैन नॉट टेक एन ओपिनियन, आई हैव टू बी न्यूट्रल। दैट डजंट वर्क. What is the truth? I have to speak the truth. My job is to speak the truth. Yeah. The truth at the moment from the ground is simple, that people want Narendra Modi 3.0, and with the larger people are with Narendra Modi in a bigger way than what it is in 2019. And I challenge any psephologist, any political analyst, any politician in the country who can prove me wrong by data, facts, logic, and ground sentiment. If the ground sentiment changes, Pradeep Bhandari will sit with you and tell you why the ground sentiment has changed. But I don't see that happening right now. Right, you don't see that happening right now. Save it. Raebareli 90% chance Sonia Gandhi will not contest, or if she contests and BJP fields a good candidate, Sonia might lose. Really, that's a very stark. Save. I am telling you, इतने podcast आप करते हैं, you're such a popular person with so much stark, solid opinion on geopolitics. I don't think anybody will come ahead and tell you so as openly as possible, because I speak with confidence. I speak with confidence when I have facts. I'm not being cocky enough. I have just been enough stating the facts. I have to state the facts. चलिए, तो so the way things are, मोदी जी will most likely win the election with a big majority. नरेंद्र मोदी 3.0. आपको क्या लगता है कौन सी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना चाहेंगे 3.0 में? मुझे लगता है पीएम ने अपनी विजन साफ कर दी अभिजीत चावड़ा जी। Yet again मैं कैविएट यही कह रहा हूँ,
लोगों को वोट करने जाना है। जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ये कैविएट है। घर पे बैठो कि मोदी जी जीत रहे हैं, उससे नहीं होगा। वोट करके जाना है। आपको पता है 5 करोड़ एक्स्ट्रा वोटर्स इस बार एलिजिबल है वोट करने के लिए। पिछली बार 91 करोड़ वोटर्स थे एलिजिबल, इस बार 96 करोड़ वोटर्स एलिजिबल है। तो 5 करोड़ एक्स्ट्रा वोटर्स एलिजिबल है। तो ऐसा नहीं है कि हो रहा है तो अगर मान लो कि आप किसी मतलब आपको कोई चीज मिल रही है तो आप भी उसके लिए एफर्ट डालते हो ना, एफर्ट उतना ही डालना पड़ेगा, वोटिंग उतनी ही करनी पड़ेगी, जाकर एक वोट डालना पड़ेगा, सबको वोट करना पड़ेगा। जितना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज उतना ज्यादा नरेंद्र मोदी जी को फायदा होगा। सिंपल एज दैट। सो नाउ कमिंग टू द पिक्चर कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार आ जाते हैं, ऐसी स्थिति के अंदर वो क्या लेके आएंगे। और मैं एक और बहुत बड़ा पॉइंट कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 2019 से ज्यादा वोट्स से वोट्स सीट्स कितनी आएगी वो मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगा, पर वोट्स ज्यादा होंगे इतना मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं आज की स्थिति में। अब अगर ये सिनेरियो के अंदर क्या ऐसा होगा 2000, मेरे को लगता है पीएम ने अपनी विजन को साफ कर दिया है। पीएम की विजन बहुत क्लियर है चावड़ा जी कि ही वांट्स इंडिया टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, और मेरे हिसाब से सब कुछ विल बी ओनली फोकस्ड ऑन दैट, on growing the economy, on मतलब that will be his main pillar कि I make India in such an auto mode that nobody can stop it from becoming the developed nation. That will be his main core thing. I can tell you that man morning, afternoon, evening, night only feels for the nation, nothing else. Yes. And PM Modi is not PM because of the media. PM Modi is PM because of the people of the country. जी बिल्कुल। That's it. और पार्लियामेंट में डिलिमिटेशन होने वाले, पार्लियामेंट की सीट्स बढ़ने, ये भी हो सकता है, ये बहुत बड़ा है, पर मुझे लगता है कि चावड़ा जी दिस विल हैपन, बट दिस विल हैपन आफ्टर लॉट ऑफ डिटेल्ड डेलिब्रेशन। ठीक है, द प्रोसेस हैज स्टार्टेड, दे हैव टू कम अप विद अ न्यू सेंसस आल्सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? सो ये सब है, ये सब प्रक्रियाएं होंगी। सो आई थिंक मोदी इज वन लीडर हु डज नॉट हेजिटेट टू टेक एनी डिसीजन, इवन इफ इट इज अ चैलेंजिंग डिसीजन, सो ही विल डू दैट। ठीक है। सो आपका अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें, आपके एज अ सफोलॉजिस्ट? नेक्स्ट स्टेप यही कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसके बाद मेरा दौरा है साउथ में, आई विल बी हेडिंग टू तमिलनाडु, आई विल बी हेडिंग टू तेलंगाना, उसके बाद आई हैव टू हेड टू बंगाल, बिहार एंड पंजाब। दिस इज व्हाट आई हैव टू हेड टू। Rest we've covered Uttar Pradesh, we've covered the Hindi heartland, we've covered bits of Maharashtra. I'll go again to Maharashtra. So yeah, we are doing fine. So by end of this month you can expect us to come with some data finding of first week of March. ठीक है। So your last time हमने डिस्कस किया था कि आपका पूरा काम it depends on traveling and doing ground. I believe that because see this is also a cycle which is completing for me, Chavda ji. This is my 40th election. 40th election for 40. I started when I was 23 and right now I'm 31, 32. So it has been 9 years journey for me too. So in this last 9 years I have been blessed कि मुझे देश के कोने कोने ट्रैवल करने का मौका मिला है जी। You know I also anchor prime time shows and with your nudge और आपके प्रोत्साहन के बाद में I started to aggressively talk to my audience also on the digital. So that is also a huge focus. But अभी का मेरा focus is 2024 elections. So and I want to travel because traveling makes you learn a lot too. I will not do psephology if I have to only sit in Delhi and do. So अभी मेरा focus is precisely on that. I build people on the ground. But I look at 2024 as a wave election. So in a wave election, you cannot look at a wave election as a bits and pockets election. A wave election has to be looked from the point of view कितनी बड़ी wave है. Holistically, large big picture. Holistically, simple. कोई भी बड़ा नेता होता है वो एक तरफा जीतता है एक तरफा आता है बड़े चुनाव में, तभी हम लोग वेव इलेक्शन सही करते हैं। और वेव इलेक्शन लोग एक्सट्रीम्स का गेम खेलते हैं, और जब वेव इलेक्शन नहीं होता तब हम लोग का 100% एक्यूरेट इसलिए आता है क्योंकि तब स्टेट नुएंसेस, तब कोई इधर उधर की तुक्केबाजी नहीं कर सकता ना। तो अगर मैं कहूँ 330 और 340 आ जाए तो एक वेव है, चल गई। पर अगर एक इलेक्शन जहाँ पे सीट्स का नुएंस इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कास्ट का नुएंस इंपॉर्टेंट है, ऐसी स्थिति के अंदर आपको सीट वाइज एनालिसिस भी करना होता है। ये 24 का चुनाव में सीट वाइज एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं 24 के चुनाव को एक वेव इलेक्शन के रूप में देख रहा हूँ। इस इलेक्शन में कास्ट का कुछ फैक्टर है? देखो, बहुत बड़ी बात बोलूंगा चावड़ा जी, इस समय गोल्ड माइन कह रहा हूं आपको जी। इंडिया कास्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स से शिफ्ट होकर कास्ट रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स की तरफ मूव कर चुका है। क्या इसमें डिफरेंस है? ह्यूज डिफरेंस है। अच्छा, कास्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स क्या कि कास्ट के नाम पर ही सिर्फ वोट हो। कास्ट रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स क्या कि सभी जातियों को जो एक नेसेसरी पार्ट ऑफ आइडेंटिटी है इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। अच्छा, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये इंश्योर किया है कि जिसको जिसका हक है उसका हक वो मिले, पर उसके साथ में इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की भी बात हुई है, उसके साथ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की भी बात हुई है, जिससे कि सिर्फ वो एक फैक्टर ना हो अभिजीत चावड़ा हो वो मेरे लिए इतना मैटर कम करेगा जब मुझे पता है कि अभिजीत चावड़ा की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है, राइट?
प्रदीप भंडारी हो कम मैटर करे जब प्रदीप भंडारी की इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है, जब प्रदीप भंडारी को पता है देश बढ़ रहा है, तो लोगों को समझ में आ रहा है देश बढ़ रहा है, गरीबों की इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतरी हो रही है, सरकार उनके सुख दुख में खड़ी है। तो कास्ट आइडेंटिटीज जो है वो सिर्फ एक पार्ट ऑफ द इलेक्शंस नहीं है, उसके अलावा भी बाकी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई हैं, जैसे डेवलपमेंट। तो हिंदुस्तान कास्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स से कास्ट रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की तरफ आ गया है। लोगों को इस बात से ज्यादा इंटरेस्ट है कि कौन कितना ज्यादा काम कर रहा है। अगर आप ज्यादा काम करोगे तो आपको अक्रॉस कास्ट भी वोट्स मिल जाएंगे जी। पहले नहीं होता था। पहले क्योंकि डेवलपमेंट नहीं होता था ना, जब आपके डेवलपमेंट नहीं है तो आप अपने कास्ट डिविजन की बात करोगे, आप कास्ट मोबिलाइजेशन की बात करोगे, रिलीजियस मोबिलाइजेशन की बात करोगे, आप ये सब करोगे जी। तो ये फर्क है। तो आपका अगला रिपोर्ट कब आएगा फुल डेटा लेकर? मतलब आप कह रहे हो कि क्या पूरा ओपिनियन पोल यस, मतलब कि कितनी सीट्स आ सकती है, कितने वोट? एंड ऑफ फरवरी की तरफ मैं कोशिश कर रहा हूं मैं। अच्छा। आज की तारीख है, आज है हम लोग जब कर रहे रिकॉर्ड 7 तारीख। हाँ, तो आप मान के चलो कि 20 के बाद। और ये आप हर महीने निकालेंगे या कैसे करेंगे? मैं 2 तो निकालने की पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा जी, क्योंकि 2 तो मिनिमम निकालने की कोशिश में करूंगा। बाकी साथ में मैं की कॉन्स्टिट्यूएंसीज का भी निकालना शुरू किया, और रायबरेली का जो हमने निकाला अभी कि 90% प्रोबेबिलिटी सोनिया गांधी कंटेस्ट कैन लूज, इसी तरीके से हम 1-2 और अभी बहुत जल्द निकालने वाले हैं। तो 20 के पहले आप 1-2 और इंडिकेटर्स देखेंगे। सो आई आस्क द पीपल कि आपको लगता है कि कोई बहुत की कॉन्स्टिट्यूएंसी, कोई की एरिया से मेरी टीम को जाना होता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में भी लिखना। आई विल डेफिनेटली गो अहेड एंड लुक एट इट। डेफिनेटली। तो आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे पब्लिक को अबाउट दिस इलेक्शन? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? There are 3 things which are important in this, 4 things which I want to tell the people of the country. A is that मेरे प्रदीप भंडारी और जन की बात के एनालिसिस के हिसाब से 2024 एक वेव इलेक्शन है जिसमें देश की जनता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पूर्ण बहुमत का प्रधानमंत्री देखना चाहती है और ज्यादा जन समर्थन के साथ देखना चाहती है। पॉइंट नंबर 1, इसमें कैविएट यही है कि इसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर जितना ज्यादा वोटिंग होगी उतनी ज्यादा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को फायदा होगा। उनके साथ जो सबसे बड़ा एडवांटेज जो ग्राउंड से हम देख रहे हैं कि 60% से ज्यादा महिलाओं का सपोर्ट, 60% ज्यादा पुरुषों का सपोर्ट, 70% से ज्यादा एल्डरली का सपोर्ट जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में। दूसरा जो मैं जनता को कहना चाहता हूं, 2024 के अंदर बीजेपी 2019 से ज्यादा मजबूत स्थिति के अंदर दिख रही है, एनडीए 2019 से ज्यादा मजबूत स्थिति में दिख रही है, क्योंकि 11 स्टेट्स है जहां पे उसकी ट्रैजेक्टरी बड़ी हो सकती है, 19 स्टेट्स में उसकी ट्रैजेक्टरी सिमिलर रह सकती है। साउथ के अंदर कहा जाता है कि साउथ के अंदर बीजेपी का ग्राफ बड़ा नहीं है। तमिलनाडु के अंदर बीजेपी 2024 में ज्यादा वोट्स लेके आ सकती है 2019 से ज्यादा, तेलंगाना में 2024 में 2019 से ज्यादा लेके आ सकती है, और कर्नाटका में मोटा मोटा उसी के आसपास 5-7 सीट्स का ऊपर हो सकता है, मतलब 5-6 सीट्स नीचे हो सकती है या उसी के अराउंड होल्ड कर सकता है एनडीए, विच इज द पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट। नंबर 3 चीज ये है, जनता को कहना चाहता हूं, ग्राउंड से मुझे ये देखने को मिला है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 3 पिलर्स हैं। ए कि वो देश को आगे लेके गए, ऐसा जनता कहती है। दूसरे, वो गरीबों के सुख दुख के साथ खड़े हुए हैं। और तीसरे, वो सनातन संस्कृति का पुनरुत्थान में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। चौथा, मैं ग्राउंड पे ट्रैवल कर रहा हूं, पिछले कई समय से हम ट्रैवल कर रहे हैं। आप जन की बात को फॉलो करिए, कोई भी इलेक्शन प्रेडिक्शंस है उसको फॉलो करिए, मेरे शोज को देखिए, और साथ में अभिजीत चावड़ा के पॉपुलर पॉडकास्ट चैनल पे मैं आता रहूंगा, आप सबसे इंटरेक्ट करता रहूंगा, और लाइक और सब्सक्राइब अभिजीत चावड़ा जी के पॉडकास्ट को करिए। दैट इज व्हाट आई कैन ऑल से। वी ऑल हियर, मेरा इंटेंशन एज अ गाय, एज अ यंग गाय हुज कम फ्रॉम इंदौर, इज ओनली टू डू गुड फॉर द कंट्री इन व्हाटएवर वर्क आई डू, and I hope more and more people come to your podcast. चलिए प्रदीप जी, thank you so much for your good work, and thank you. We'll talk again soon. Thank you so much. Thank you. Namaskar. Namaste. So that was the conversation. Hope you liked it. If you enjoyed this, please share this on WhatsApp and other media. Thank you very much, and I'll see you soon.